हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं अतुल सिन्हा। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट एंड वैलेंसी फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये आपको बहुत सारे स्टैक्योमेट्री के क्वेश्चन को सोल्व करने में ये हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के केस में वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर जो है वो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है पर सिस्टम या पर मोल ऑफ द सिस्टम। और ये चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन के कारण होता है। तो ये बैलेंसी फैक्टर या तो टोटल चेंज बोलेंगे या बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन्ड पर सिस्टम या पर मोल ऑफ सिस्टम, ये बैलेंसी फैक्टर। जब बैलेंसी फैक्टर आपको मेजर करने आ गया तो इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट फार्मूला वेट बाय बैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और अपना खुद का रिडक्शन हो, ध्यान में रखेंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करे लेकिन खुद इसका क्या हो, ऑक्सीडेशन। चलिए थोड़ा बेसिक और देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, आप यहां चेक कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे इंक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने आना चाहिए। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो ऑक्सीडेशन नंबर का लेक्चर आप देख लेंगे। तो देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है -1 और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है 0। तो देखो क्या है, -1 to 0 यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। या अगर आप इलेक्ट्रॉन लॉस के टर्म में सोचना चाहते हैं तो देखिए आयोडाइड आयन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, प्रोडक्ट की तरफ है। तो या तो इलेक्ट्रॉन लॉस या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज अगर हो रहा हो तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसको बोलेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। यहां देखते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है एक सिस्टम के द्वारा, रिडक्शन है। 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है पर मोल के द्वारा, तो ये रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन नंबर के केस में देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और यहाँ +2 है। तो देखो चेंज 7 से 2 यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, तो दिस इज रिडक्शन। यहाँ देखते हैं +6 और ये +3, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, तो अगेन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन। समझ में आ रही है बात। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इस तरह के केस में बैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। आखिर टोटल चेंज का मतलब क्या है या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन पर इन सिस्टम क्या है, यहाँ से समझ में आता है। ध्यान देना, जब भी बैलेंसी फैक्टर या इक्विवेलेंट वेट पूछा जाता है तो एक पार्टिकुलर सिस्टम के लिए पूछा जाता है। तो हम बैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं I- के लिए। I- के लिए सोचो कितना चेंज हो रहा है, -1 से 0 यानी 1। अब देखो आयोडीन का संख्या कितना है 1, तो 1 × 1। इस तरह से आप टोटल चेंज निकालेंगे। जिस आइटम का चेंज हो रहा है उसका संख्या भी पर मोल में आपको चेक करना है। देखो यहां से और क्लियर होगा। बैलेंसी फैक्टर मान लो आपको कैलकुलेट करना है आयोडीन के लिए इसी रिएक्शन में, तो चेंज तो अभी भी 1 है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अभी भी 1 है। लेकिन देखो आयोडीन में आयोडीन कितना नजर आ रहा है 2, तो इस सिस्टम के लिए टोटल चेंज हो जाएगा 2। क्लियर है। इस सिस्टम के लिए चेंज 1 होगा क्योंकि आयोडीन 1 था इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किए। यहां आयोडीन 2 एटम है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए। इसी को बोलते हैं टोटल चेंज। आप इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट से समझिए। देखिए यहां पर 1 सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, क्योंकि 2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 के लिए 1। लेकिन यहां पर 1 सिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 1 सिस्टम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो किसी भी आप मेथड से बढ़ेंगे तो ये बैलेंसी फैक्टर सेम आएगा। फिर से ध्यान रखना, जब भी बैलेंसी फैक्टर या इक्विवेलेंट वेट को कंसीडर करना है तो एक पार्टिकुलर सिस्टम को ही सोचिएगा। अब यहां पर आके उस चीज को देखते हैं कैसे होगा। देखो यहां पर चेंज कितना है 7 से 2, तो चेंज हो गया 5। अब मैं आपसे पूछता हूं इस केस में वैलेंसी फैक्टर फॉर MnO4-। तो देखिए चेंज कितना है 5। अब किसका चेंज हो रहा है, Mn का, तो Mn का संख्या देखो 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो टोटल चेंज हो गया 5। आप इलेक्ट्रॉन से भी सोच सकते हैं, 1 मोल MnO4 माइनस कितना मोल गेन कर रहा है, 5, तो वैलेंसी फैक्टर 5। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। यहां पे वैलेंसी फैक्टर फॉर Cr2O7 2 माइनस, इस पे सोचते हैं। तो देखो चेंज कितना है, 6 से 3, तो चेंज है 3, यहाँ 3 लिख दिए, इनटू क्रोमियम का संख्या कितना है पर सिस्टम में, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 6। आप इलेक्ट्रॉन के टर्म में सोचो, देखो 1 मोल 6 गेन कर रहा है, तो 6 आ गया। लेकिन अगर मैं बोलूं वैलेंसी फैक्टर Cr3 प्लस के लिए कितना होगा, तो देखो चेंज अभी भी 3 है, लेकिन यहाँ क्रोमियम कितना है, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रॉन के टर्म में सोचो, देखो यहाँ 2 मोल से रिलेटेड है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल से कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन, यही तो बात कर रहा है, पर सिस्टम या पर मोल। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप चेंज को कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग एक और बेसिक समझ लेते हैं, वो है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसी से रिलेटेड अब आपको डिफरेंट केसेस में इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए आता है। ठीक है, तो टाइप्स, पहला टाइप्स है इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर को ही एनसीईआरटी लिखता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या है, 2 सिस्टम होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये मोस्ट कॉमन केस है, जैसे MnO4 माइनस C2O4 2 माइनस, एसिड मीडियम में Mn2 प्लस CO2। ध्यान देना, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ +7 +2, यानी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ देखो, यहाँ पर +3 +4, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ऐसा कोई रिएक्शंस हो जिसमें एक OA हो और दूसरा RA हो, तो इस तरह के केस को बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। पहला टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप होगा इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें सिस्टम एक ही होगा, लेकिन उसी में से एक एटम का ऑक्सीडेशन होगा और किसी दूसरे एटम का रिडक्शन होगा। जैसे देखो KClO3 ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स KCl और O2। देखो यहाँ K का +1, इसका +7, इसका -2, +1 -1 0। ध्यान से देखना, K का चेंज नहीं हो रहा, स्पेक्टेटर आयन है। क्लोरीन का देखो +7 से -1, यानी क्लोरीन का रिडक्शन हुआ। ऑक्सीजन का देखो -2 से 0, यानी ऑक्सीडेशन हुआ। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही सिस्टम के अंदर डिफरेंट एटम का हो रहा है, इसको बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। टाइप आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट इसी हिसाब से कैलकुलेट हम लोग आगे करेंगे। एंड इसी इंट्रामॉलिक्यूलर को एनसीईआरटी बोलता है डिकम्पोजिशन। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सेम एटम का एक ही साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। जैसे Cl2 अल्कलाइन मीडियम में Cl- और ClO3-। क्लोरीन का यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ +5। चेक कर लो, क्लोरीन का रिडक्शन भी हुआ और इसी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हुआ। यानी सेम एटम is oxidized and reduced simultaneously. This type of reaction is called disproportionation reaction.
तो जब भी हम लोग इक्विवेलेंट वेट या बैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो ये टाइप हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग लेक्चर अभी इस पे अपलोड करेंगे या अपलोड कर रहे हैं उसमें अलग अलग 3 लेक्चर होगा। एक लेक्चर में इंटरमोलिकुलर पे बात करेंगे, दूसरे लेक्चर में इंट्रा पे बात करेंगे और तीसरे लेक्चर में डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में बात करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट वेट या बैलेंसी फैक्टर इंटरमॉलिक्यूलर के केस में यानी इंडिविजुअल के केस में, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर केस में मैंने अभी देखा कि हम लोगों ने देखा कि एक ही सिस्टम या तो ऑक्सीडेशन में जाएगा और दूसरा सिस्टम रिडक्शन में जाएगा यानी इंडिविजुअल केस। पहले मैं डिस्कस करता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तब इसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या हो सकता है इसका एक लिस्ट भी मिल जाएगा और आपको क्वेश्चंस टैकल करने में आसानी होगी। तो पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान देना। ये मीडियम के हिसाब से प्रोडक्ट में चेंज होता है। अगर एसिड मीडियम है तो Mn2+ में चेंज होगा, न्यूट्रल या माइल्ड बेसिक या वीकली बेसिक है तो MnO2 में चेंज होगा, और अगर स्ट्रांगली बेसिक है तो MnO4 पे चेंज होगा। अब यहाँ ध्यान दो बैलेंसी फैक्टर, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 7 है और एसिड मीडियम में Mn2+ यानी ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो चेंज कितना हो गया? चेंज हो गया यहाँ पर 5, यहाँ चेंज हो गया 5। तो बैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? एसिड मीडियम में 5 और कितना Mn है, तो जो चेंज कर रहा है उसका संख्या भी देखना पर मोलिक्यूल, तो Mn 1 है तो बैलेंसी फैक्टर हो गया 5। यानी एसिड मीडियम में इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट बाई 5। ठीक है, चलिए माइल्ड बेसिक या न्यूट्रल में आते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर 7 से 4 कितना चेंज किया? 3, तो बैलेंसी फैक्टर हो गया 3 इंटू नंबर ऑफ Mn यानी 1, 3। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा बेसिक माइल्ड बेसिक में या न्यूट्रल में M/3। स्ट्रांगली बेसिक में देखते हैं, +7 से +6 तो चेंज हो गया 1, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट बाई 1 या सिंपली मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि बैलेंसी फैक्टर यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि किस मीडियम में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है, तो स्ट्रांगली बेसिक। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7 या Cr2O7 2- पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 6, यहाँ 3, तो चेंज हो गया 3, लेकिन बैलेंसी फैक्टर ध्यान देना, जिस सिस्टम पे आपको सोचना है उसमें एटम भी देखना है। तो बैलेंसी फैक्टर में पहले लिखेंगे चेंज, तब देखेंगे अगर K2Cr2O7 के लिए सोच रहे हैं तो कितना क्रोमियम है? 2, तो ये हो जाएगा 2, 6। ये हम लोग बैलेंसी फैक्टर किसका निकालें? K2Cr2O7 का, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा M/6। अगर किसी स्टूडेंट को इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसके लिए बैलेंसी फैक्टर देखना होगा, और इसके लिए बैलेंसी फैक्टर 3/1 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाई 3 हो जाएगा। आप ये डिफरेंस एकदम ध्यान में रखेंगे, जिस सिस्टम का बैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं उसी का इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है। अब नाइट्रिक एसिड अगर कंसंट्रेटेड केस है तो NO2 में चेंज होगा, तो देखो चेंज कितना है? 5 से 4 1, तो इस केस में बैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1 इंटू नाइट्रोजन V1 1, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट बाई 1। लेकिन यहाँ देखो डाइल्यूट के केस में ये चेंज कर रहा है NO में, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5 से 2 यानी 3, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा M/3। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। MnO2 चेंजेस टू Mn2+, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज का कितना है? 2, तो बैलेंसी फैक्टर 2। आप आसानी से इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ 0 से -1 तो चेंज हो गया 1, लेकिन इसके लिए अगर सोचेंगे तो बैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1 इंटू 2, क्योंकि हेलोजन 2 है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इसके लिए सोचेगा तो बैलेंसी फैक्टर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन 1 है। यहाँ पर ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखो H2O2 चेंज करा H2O में -1 से -2, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है 1, तो इसके लिए बैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1 इंटू 2
क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, इसके लिए वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1:1 क्योंकि 1 ऑक्सीजन है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट में इसका वैलेंसी फैक्टर, इसके इक्विवेलेंट वेट में इसका बैलेंस। इसी तरह से कुछ और लिस्ट है कि एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हमेशा रिडक्शन होगा, ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ये कुछ आप ध्यान में रखेंगे। फेरिक है तो फेरस में बदलेगा, SN4+ है तो 2+ में चेंज करेगा, इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा है नोवेल मेटल का साल्ट है तो वो तो लिस्ट रिएक्टिव है, कोशिश करता है फिर से मेटल में कन्वर्ट हो जाए, तो कुछ ऐसा साल्ट है तो ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट पे। अब हम लोग बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के केस में, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट है, आप ध्यान में रखेंगे। ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्सलेट आयन, यहाँ देखना ये एसिड मीडियम में चेंज करेगा CO2 में, +3 से +4 तो चेंज हो गया 1। तो देखो इसका बैलेंसी फैक्टर कितना है, चेंज है 1 और कार्बन का संख्या 2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो जब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो इसका मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। लेकिन इस केस में बैलेंसी फैक्टर कितना होगा, तो चेंज अभी भी 1 है लेकिन यहाँ कार्बन का संख्या 1 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आप 1 से डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट वेट निकालने में। अब देखो ये थायोसल्फेट आयन एसिड मीडियम में चेंज करेगा टेट्राथायोनेट आयन में, और बेसिक मीडियम में चेंज करेगा सल्फेट आयन में। देखो यहाँ एसिड मीडियम में +2 से +2.5 चेंज हो गया 0.5, और इस केस में चेंज हो गया 4। तो यहाँ पर बैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा थायोसल्फेट का, तो 0.5 इंटू सल्फर का संख्या 2 यानी 1, और इसका बैलेंसी फैक्टर अगर पूछा जाए तो यस 0.5 इंटू 4 ये हो जाएगा 2। तो जिस सिस्टम का इक्विवेलेंट वेट निकालना उसी का बैलेंसी फैक्टर आप चेक करेंगे। यहाँ देखो बैलेंसी फैक्टर +2 से 6 यानी 4, और इस केस में बैलेंसी फैक्टर हो जाएगा अल्कलाइन मीडियम में 4 इंटू 2, ठीक है, ये H2O3 2- के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर सोचना हो तो देखो बैलेंसी फैक्टर हो जाएगा चेंज यानी 4 इंटू 1, तो इस केस में बैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 4। यहाँ 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किए कि यहाँ 2 था सल्फर, ठीक है। अब देखो यहाँ फेरस से फेरिक तो चेंज है 1, तो बैलेंसी फैक्टर 1। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, सीधा मोर साल्ट लिख देगा तो समझ जाना वो फेरस है। कार्बन और CO एक इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमेशा CO2 में चेंज करेगा। तो अगर कार्बन है तो इस स्थिति में चेंज कितना है 4, और अगर CO है तो इस स्थिति में चेंज है 2। आपको जिसके लिए इक्विवेलेंट वेट या बैलेंसी फैक्टर निकालना है देख लेना। देखो आयोडेट में भी चेंज कर सकता है और आयोडीन में, तो यहाँ चेंज है 6, चूँकि आयोडीन 1 है तो बैलेंसी फैक्टर भी 6 होगा। यहाँ चेंज है -1 से 0 1, आयोडीन 1 है तो बैलेंसी फैक्टर भी 1, ठीक है। अगर I2 का पूछता तो बैलेंसी फैक्टर हो जाता 1 इंटू 2, तो डिपेंड करता है किसका पूछा जा रहा है। H2O2 में देखो -1 से 0 तो चेंज हो गया 1, लेकिन इस केस में बैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1 इंटू 2, और इस केस में बैलेंसी फैक्टर भी 1 इंटू 2। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट का लिस्ट और है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, NaHg एमलगम, ZnHg, ये क्लेमेंसन रिडक्शन। ऑर्गेनिक सिस्टम में ये बहुत तरह का आपको नज़र भी आएगा, तो ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट का लिस्ट है। कैसे इसमें कैलकुलेट करना है वो आप एक बार इस लेक्चर को देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।